नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंग के बीच। अब तक आप लोगों ने सुना कि शाकाल के आदमी को अनाया हिप्नोटाइज कर लेती है और हर्षवर्धन से पूछताछ करता है तो उन्हें शाकाल की कई सारी योजनाओं के बारे में पता चलता है। लेकिन तभी हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हर्षवर्धन उसे आदमी की ओर घूरते हुए बोला, क्या शाकाल ने तुम्हारे अलावा किसी और को भी मुझे मारने के लिए भेजा है? तो वह आदमी किसी रोबोट की तरह बोला, ये तो नहीं पता, लेकिन बॉस ने कहा था इस बार वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वह इस बार अपने दुश्मन को जिंदा नहीं आने देंगे। वह उनके दूसरे वार से बच नहीं पाएगा। वही यह सुनकर हर्षवर्धन को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। हर्षवर्धन तुरंत खड़ा हुआ और उस आदमी को शूट करते हुए वहां खड़े सभी गार्ड से बोला, तुरंत इस जहाज को खाली करो। फिर वह रोबोट रेम की ओर देखकर कमांड देते हुए बोला, रेम सभी रोबोट को एक्टिवेट करो और इस जहाज को अच्छे से देखो, खास करके बाहर से। क्या कोई आदमी जिंदा बचा है या फिर क्या कोई इसे खतरनाक हथियार अभी भी छुपे हुए हैं जो हमें नजर नहीं आए हैं? रोबोट रेम भी हर्षवर्धन की आवाज को पहचान गया और उसने तुरंत कमांड एक्सेप्ट कर लिया और वह वहां खड़े सभी रोबोट को अच्छे से कंट्रोल करके जहाज के बाकी हिस्से को चेक करने लगा। तब तक हर्षवर्धन अनाया को लेकर चौपर तक आ चुका था। वह हड़बड़ी में ही अनाया को चौपर पर बिठाते हुए उसके पीछे ही बैठ गया और पीछे जॉर्डन से बोला, उस न्यूक्लियर वेपन्स को तुरंत चौपर में लोड करो और चौपर को इस जहाज से दूर कर दो और बाकी सभी आदमियों को कहो यहाँ से दूर चले जाए। जॉर्डन भी हर्षवर्धन की बात का विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार वह उसके बॉस का पति था। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को कमांड दे दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था। उसने उन सभी जहाज को भी ऑर्डर दिया कि वह दुश्मनों के जहाज से दूर चले जाए। थोड़ी ही देर में बाकी सभी जहाज भी अपने दिशा पलटने लगे और उस दुश्मन के जहाज से दूर जाने लगे। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे और चौपर अभी आसमान में ऊपर उड़ा ही था। तभी एक जोर के धमाके की आवाज आई और दुश्मन का जहाज दो टुकड़ों में टूट गया और पूरे जहाज पर एक ही झटके में आग लग गई। ये देखकर अनाया और उसके आदमियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें सच में नहीं लगा था कि अभी भी जहाज पर कोई हथियार होंगे। अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर अविश्वास में बोली, हर्ष तुम्हें कैसे पता कि अभी भी खतरा टला नहीं है? हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, बीवी शाकाल सालों से मुझसे दुश्मनी कर रहा है। मैंने उसके वार करने के तरीके को पहले ही नोटिस कर लिया है। वह कभी एक बार हमला नहीं करता, वह एक साथ दो बार हमला करता है और दूसरी बार वह हमेशा ही छुपाकर हमला करता है। यहाँ तक कि उसके आदमी भी एक दूसरे हमले के बारे में नहीं जानते होते और उसने इस बार भी वही तरीका अपनाया है। फिर वह उसे देखते हुए प्यार से बोला, अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो, ब्लास्ट की वजह से हमारे 3 जहाज डैमेज हुए हैं और कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ तक कि एक चौपर भी नजदीक था जो उस ब्लास्ट के मलबे की वजह से पानी में गिर गया। सभी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दो कि उन सभी लोगों को रेस्क्यू करें। अनाया उसे देखते हुए प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो। फिर वो वॉकी टॉकी उठाते हुए जॉर्डन से बोली, जो 3 जहाज डैमेज हुए हैं उसमें से सभी लोगों को रेस्क्यू करो। अगर जहाज अभी भी चलने की हालत में है तो उसे वापस ले जाओ, वरना उन सामान को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दो और जो लोग घायल है और पानी में है अभी उसे रोबोट की मदद से रेस्क्यू करो। किसी भी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए और पता करो कि दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ। सामने से आवाज आए, ओके मास्टर। तभी हर्षवर्धन बोला, जान उस न्यूक्लियर वेपन्स का तुम क्या करने वाली हो? तो हर्षवर्धन को देखते हुए अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्या तुम उसे चाहते हो? तो हर्षवर्धन बोला, नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जानती हो बीवी, एक बार वह न्यूक्लियर वेपन्स बाहर आ गया तो तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया भर की सरकार तुम पर नजर रखेगी, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेंगे। वह एक चला फिरता मौत का पैगाम है। अच्छा होगा कि तुम उसे अपने पास ना रखो। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, इसका मतलब तुम खुद उसे अपने पास रखने वाले हो? उसकी बात का जवाब देते हुए हर्षवर्धन बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, तुमसे ज्यादा मैं हर खतरा अपने ऊपर लेना पसंद करूंगा। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। तभी हर्षवर्धन उसे समझाते हुए बोला, जान शांत हो जाओ,
यह इतना भी खतरनाक नहीं है। तुम अपने पति को जितना समझती हो उतना भी कमजोर नहीं है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। अनाया चाहती थी, हर्षवर्धन की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वह उसे घूरते हुए बोली, लेकिन फिर भी हर्ष, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये न्यूक्लियर वेपन्स है, और तुम जानते हो अगर यह फटा तो कई हजार किलोमीटर तक जमीन तक बंजर हो जाएगी। जिंदा चीजों की तो बात ही अलग है, और इतनी खतरनाक चीज हर किसी को अपने पास चाहिए। आज की दुनिया लोगों पर राज करने में मानती है, और यही वजह है कि यह चीज इतनी खतरनाक है। मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकत। हर्षवर्धन भी जानता था अनाया उसकी परवाह करती है। जैसे वह उस पर जान छिड़कता है, वैसे अनाया भी उस पर अपनी जान छिड़कती है। हर्षवर्धन उसे समझाते हुए बोला, जान प्लीज समझा करो, हर बार जिद करना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा खतरे की बात है, तो मैं उसको जब तक हो सके तब तक दबा दूंगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इतना खतरनाक चीज बाहर है भी, और जिन लोगों को इस बारे में पता भी होगा वह इस न्यूज़ को बाहर फैलाएंगे नहीं। आखिरकार सबसे खतरनाक चीज हर कोई अपने पास रखना चाहेगा, कोई भी इसलिए उसको बाहर फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर उसे घूरने लगी। वह समझ गई थी कि हर्षवर्धन इस बार नहीं मानने वाला, तो वह उसे देखते हुए शांत आवाज में बोली, ठीक है, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी जगह पर जाने से पहले मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। हर्षवर्धन भी जानता था कि अनाया क्या कहना चाहती है, इसीलिए वह उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसके साथ जो भी करना है वो कर सकते हो। तो अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना है, मुझे बस उससे थोड़ा सा काम है और उसमें कुछ चीज ऐड करनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन उसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछता और चौप की खिड़की से बाहर देखने लगा। अनाया भी उसके साथ ही देख रही थी। दूर तक फैला हुआ समंदर, अब उसमें बड़ी बड़ी लहरें उफान मार रही थी। नीचे कई सारे जहाज थे और आसमान में कई सारे चौपर उड़ रहे थे। उस सब के बीच हर्षवर्धन और अनाया का चौपर सुरक्षित था। वह नीचे का मंजर देख रहे थे, कहीं कोई ज्यादा हानि तो नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में है। हालांकि के सारे लोग घायल हुए थे, लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल भी नहीं थी। हालांकि इन सब के बीच जॉर्डन भी घायल हुआ था, क्योंकि सबसे आखिर में चौपर में चढ़ने वाला जॉर्डन था और वह उस ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिस वजह से उसका एक कंधा घायल हो गया था। हालांकि वह बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। अनाया गहरी सांस लेकर उस गहरे समुद्र और सुनसान आयरलैंड को देखते हुए बोली, जान, वापस जाने का वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। हर्षवर्धन भी एक नज़र उस सुनसान आयरलैंड को देखता है। आखिरकार वह आइलैंड इस बार उसकी जान ले लेने वाला था। अगर अनाया वक्त पर उसे बचाने नहीं आई होती तो उसे पक्का यकीन था कि वह अब तक मर चुका होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था और यहाँ तक कि वहाँ के जंगली जानवरों से निपटने के लिए वह होश में ही नहीं था। वह तो बेहोशी की हालत में ही अपना दम तोड़ देता। ये सब कुछ याद करके और अपनी जिंदगी के इतने बड़े हादसे को याद करके हर्षवर्धन की आंखों में हल्के से इमोशन नजर आने लगे। आखिरकार जब से अनाया उसकी जिंदगी में आई थी वह कई सारे इमोशन दिखाने लगा था। तभी अनाया गौर से उस आयरलैंड को देखते हुए बोली, वैसे तो ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जितनी यह खतरनाक है उतनी ही यह काम की भी है। जहाँ तक मुझे पता है इस जगह पर शायद कोई कभी नहीं आया। यहाँ के खतरों की वजह से, इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज होगी जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई होगी, और कई सारी दुर्लभ चीज भी होगी जो मानव जगत की सूरत ही बदल दे। हर्षवर्धन समझ गया था कि अनाया किस बारे में बात कर रही है। हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, अच्छा तो मेरी जान को ये पसंद है। तो अनाया कुछ नहीं बोलती और आंखें बंद करते हुए हर्षवर्धन की बाहों में सिर टिका कर बोली, अब घर जाना चाहिए। क्या इस सफर की वजह से आएगा इनकी जिंदगी में कोई बदलाव, और वापस जाने पर कौन से खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।